नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आदिकाल भाग 6 के अंतर्गत विगत परीक्षा में पूछे गए आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 151 कि वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। कहने का आशा ये है कि जो वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल है, उसका एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है। विकल्प ये बता रहे हैं पद्मावत, तो पद्मावत तो बिल्कुल है ना, आदिकाल का ग्रंथ है ही नहीं। विकल्प बी बता रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो। विकल्प सी कामायनी, कामायनी तो प्रसाद जी की एक रचना है। और विकल्प डी है रामचरितमानस। ठीक है ना, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया काव्य, ठीक है ना। तो बिल्कुल बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत जायसी की रचना है, 1540 में लिखी गई। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जहाँ पर पृथ्वी है वहाँ पे चंद्र है, तो चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, यानी कि चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और ये वीर गाथा काल की रचना है जो कि सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। ठीक है ना। कामायनी 1935 में लिखी गई है, प्रसाद जी का महाकाव्य है, ध्यान में रखिएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 151 का विकल्प बी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं, यानी कि विद्यापति का जो पद है, जिसे आप कह सकते हैं पदावली, किस भाषा में लिखी गई है। विकल्प ए पहाड़ी, विकल्प बी मैथिली, विकल्प सी अवधी और विकल्प डी है पिंगल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विद्यापति की पदावली जो थी वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 153 है कि कौन सी रचना शंभू की नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी कवि रचना ऐसी है जो कभी शंभू ने नहीं लिखी है। विकल्प ए पयुमचरी, विकल्प बी रिठड़ेमचरु, विकल्प सी है शंभू छांदस और विकल्प डी है महापुराण। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर बात करें शंभू जी की रचना का, तो एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि परिपंची शंभू, परिपंची पा से पहुमचरु, रि से रिठड़ेमचरु और शंभू से शंभू छांदस। तो परिपंची कौन है, बोले सर शंभू है। ठीक है ना। महापुराण अगर बात करें तो महापुराण शंभू का नहीं है, बल्कि पुष्पदंत पर। हमने बताया था कि पुष्पदंत है ना, पुष्प चढ़ाइए महापुराण पर। और पुष्पदंत, जिसका दंत बड़ा होगा भैया, वो क्या होगा, भवभूत होगा। तो अपभ्रंश का भवभूत उन्हें कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 153 का विकल्प डी महापुराण जो है शंभू की रचना नहीं है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 154 है कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, यानी कि इनमें से एक रचना ऐसी है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। विकल्प ये बता रहे हैं भारतेश्वर बाहुबली रास, विकल्प बी चंदनबाला रास, विकल्प सी नेमनाथ रास या फिर विकल्प डी है बसंत विलास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। संख्या 154 का विकल्प भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये बिल्कुल अपभ्रंश से प्रभावित है। इसके लेखक हैं सालभद्र सूरी, इसे ध्यान में रखिएगा। चंदनबाला आशुकी की रचना है, और हमने कहा था कि बाला क्या करती, आंसू बहा रही है, आशुक की रचना है। नेमिनाथ सुमित ने, यानी कि सुमित गण की रचना है नेमिनाथ रास। बसंत विलास रचना अज्ञात कवि की है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 154 का विकल्प ए भारतेश्वर बाहुबली रास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 155 है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, यानी कि 11वीं शताब्दी में कौन सा काव्य रचा गया। विकल्प बता रहे हैं कि जयमंक जसचंद्रिका किसकी है, मधुकर की है, तो मधुकर होती है। विकल्प भी बता रहे हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है, दामोदर की है, बार बार पढ़ो, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। राउल बेल तो भैया रोड पर होता है, कभी रोडा की कृति है, 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। डोला मारूरा रूहा बिल्कुल लौकिक काव्य है, आदिकाल से संबंधित है, और इसके जो लेखक हैं वो कवि कल्लोल हैं। कुशल राय लाभ है, कुशल राय ने, यानी कुशल राय है ना, लाभ ने इसमें जो है क्या किया, कुछ पद और जोड़ दिया है। तो कभी कभी पूछ लेता है किसके लेखक तो है ना, डोला मारूरा का कवि कल्लोल, और कहीं कहीं कुशल राय माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो कल्लोल की रचना है, कुशल राय ने इसमें कुछ पद जोड़ दिया था। बिल्कुल सही है कि 155 का विकल्प डी डोला मारूरा दूहा इज राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 126 है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए, यानी गोरखनाथ के गुरु। विकल्प ए मच्छेंद्रनाथ, विकल्प बी गोपीनाथ, विकल्प सी
चौरंगी नाथ, विकल्प डी है चुड़कर नाथ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि गोरखनाथ के जो गुरु थे। विकल्प ए मच्छिंद्र नाथ इज राइट आंसर, ठीक है ना। और अभी आपने देखा था कि मच्छिंद्र नाथ जी की एक रचना थी, कौन? कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय किसका? मच्छिंद्र नाथ का था। और एक रचना है आत्मबोध। आत्मबोध किसका है? बोले गोरखनाथ का। तो मच्छिंद्र नाथ का क्या आपने देखा? कौल ज्ञान निर्णय। और गोरखनाथ का आत्मबोध। बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। किसी परीक्षा में हो सकता है कि इनसे आपका सामना हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 156 का विकल्प ये मच्छिंद्र नाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 157 है कि अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? विकल्प ए बता रहे हैं कि पाणिनि ने, विकल्प बी नागार्जुन ने, विकल्प सी पतंजलि ने किया, या विकल्प डी है सरहपा ने किया। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है महर्षि पतंजलि ने किया था। तो प्रश्न संख्या 157 का विकल्प सी पतंजलि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 158 है कि सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? विकल्प बता रहे हैं सरहपा है, विकल्प बी कढ़पा है, विकल्प सी गुंडरिपा है, विकल्प डी है शेरपा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सिद्धों का प्रथम कवि जो है वो बिल्कुल सरहपा इज राइट आंसर। और सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। और कढ़पा की बात करें तो सिद्धों का सबसे श्रेष्ठ विद्वान है ना कवि कढ़पा है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 158 का विकल्प ए सरहपा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 159 है कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? यानी कि अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द किस रूप में लिखा जाता है? विकल्प ए कह रहे हैं शिक्षा, विकल्प बी शिखा, विकल्प सी है शिक्षा शिक्षा, और विकल्प डी है शिक्षा खा, है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा, है ना। अवहट्ट में शिक्षा को शिक्षा शिक्षा कहा जाता था। तो प्रश्न संख्या 159 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 160 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ किसका है या किससे संबंधित है? विकल्प ए महाकाव्य है, विकल्प बी गद्य काव्य है, विकल्प सी छंद है, विकल्प डी है व्याकरण है। और हमने इसकी चर्चा की थी कि उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है बड़ा दमदार है, इसे बार बार पढ़ो। बार बार माने 12वीं शताब्दी में लिखा गया है 1212 में। और व्याकरण है, उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण है, दमदार है, बार बार पढ़ो। बार बार माने 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, दमदार दामोदर शर्मा की रचना है और व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 160 का विकल्प डी व्याकरण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 161 है कि प्रकृत पैंगलम के रचयिता हैं। कहने का आशा जो प्रकृत पैंगलम रचना है इसकी रचना किसने की है? विकल्प भी बता रहे हैं ये हेमचंद ने, विकल्प बी शंभू ने, विकल्प सी बंशीधर, या फिर विकल्प डी विद्यापति। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रकृत पैंगलम की रचना जो है लक्ष्मीधर ने किया था और जिसकी टीका बंशीधर ने किया है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प जो आप देख रहे हैं विकल्प सी बंशीधर इज राइट आंसर। हेमचंद की बात करते हैं तो शब्दानुशासन है, ध्यान में रखिएगा। और हेमचंद की एक रचना है कुमाल पाल चरित हेमसा, ठीक है ना। शंभू का परिपंची शंभू, पहुमचरु रिठेमचरु और शंभू शांत। विद्यापति की किरलता कृत पताका आपने देखा ही है, पदावली इनकी रचना है और ढेर सारी रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। प्रश्न संख्या 162 है मुल्ला दाऊद की भाषा है। विकल्प ये बता रहे हैं कि पश्चिमी परंपरा से संपृक्त भाषा, विकल्प बी साहित्यिक अवधि, विकल्प सी है पहाड़ी मिश्रित अवधि, और विकल्प डी है ठेठ अवधि। तो ध्यान में रखिएगा मुल्ला दाऊद की जो भाषा है विकल्प डी ठेठ अवधि इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 163 है कि गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? कह रहे हैं कि जो गुरु गोरखनाथ हैं उन्हें हिंदी के किस विशेष रूप में कवि स्वीकार किया जाता है? विकल्प ए निर्गुण भक्त कवि का, विकल्प बी कह रहे हैं कि पुरानी हिंदी कवि का, या फिर विकल्प सी है प्राकृत काल के कवि, और विकल्प डी है बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। बात करते हैं गुरु गोरखनाथ का तो उन्हें पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 163 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 164 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग यानी कि सिद्ध सामंत नाम किसने दिया? देखिए फिर ये प्रश्न रिपीट हो गया। विकल्प ये बता रहे हैं केदारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, विकल्प बी राम कुमार वर्मा ने, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, या विकल्प डी राहुल शंकरतायन ने। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सिद्ध होने के लिए राहुल सामंत के पास गए। सिद्ध सामंत राहुल ने, राम कुमार वर्मा का संधि एवं चारण काल है, राम के कुमार संधि एवं चारण करते हैं, संधि और रण, है ना। हजार आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हजार आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल, इसे ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर देखिए इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न ना पूछा गया हो। 4
सन होते हैं चरण गिरसन का। बीज महावीर ध्यान में रखिएगा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल का। सिद्ध सामंत राहुल का। संधि चरण राम कुमार वर्मा और राजकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है सॉरी मित्रों। प्रश्न 165 है कि विद्यापति की भक्ति श्रृंगारिक परक पदावली अनूठी संपत्ति है ना। तो इसके संबंध में क्या कहा गया है? विकल्प ए हिंदी साहित्य संक्रमण काल की, विकल्प बी बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, विकल्प सी बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, और विकल्प डी है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो ध्यान में रखिएगा विद्यापति की जो श्रृंगारिक परक पदावली है ये बिल्कुल विकल्प डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की बिल्कुल अनूठी संपत्ति इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो आदिकाल की अनूठी संपत्ति है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न 166 है कि आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है, यानी कि आलखंड जो आप देखते हैं वो किस ग्रंथ से लिया गया है? विकल्प ए खुमार रासो, विकल्प बी विजयपाल रासो, विकल्प सी परमाल रासो, या फिर विकल्प डी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। तो प्रश्न 166 का विकल्प सी है कि परमाल रासो इज राइट आंसर। परमाल रासो किसका है? तो बिल्कुल आपने परमाल जगमे निक है, जगनिक का परमाल रासो, इसी परमाल रासो का आलखंड है। और आलखंड में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों का वर्णन किया गया है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जिनका नाम था चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है। चलिए बात करते हैं खुमार रासो, तो दलपत विजय की, जिसके सैनिक खूब मार करेंगे उसके दल के पद की विजय होगी। विजयपाल रासो नल सिंह का है। और पृथ्वी, जहाँ पृथ्वी है वहाँ चंद्र है, जहाँ चंद्र है वहाँ पृथ्वी है, तो चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, चंद्रप्रदाय की रचना है। ठीक है। प्रश्न 167 है कि महुअर बुझई कुसुम रस कब कलास छलिल असज्जन पर उर आरमन दुर्जन नाम मैल। देखिए मैल, दुर्जन नाम मैल है ना, ये कह रहे हैं किसकी पंक्ति है? विकल्प ए सरहपाद की, विकल्प बी कुशल लाभ की, विकल्प सी है उमापत की, विकल्प डी है विद्यापत की। तो ध्यान में रखिएगा है ना। खने खने की बात आ जाएगी तो विद्या खने खने बढ़ती है। और देखिए महुअर है ना, महुअर बुझई है ना, इसके दिमाग में रखिएगा मैल, मैल और छैल, छैल छैल। मैल छैल क्या है? बोले विद्या है ना। विद्या मैल से शैल कर सकती है, छैल से मैल कर सकती है। छैल मैल कौन? विद्यापति है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा प्रश्न 167 का विकल्प डी विद्यापति इज राइट आंसर। प्रश्न 168 है कि आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने कहा हिंदवी? विकल्प ए राहुल संकृतायन ने, विकल्प बी अमीर खुसरो ने, विकल्प सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, विकल्प डी है क्षिति मोहन सेन ने। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आदिकाल में अगर बात की जाए हिंदवी तो विकल्प बी अमीर खुसरो इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 169 है कि इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। तो अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? इन्हें की मुख्य कवि कौन है? विकल्प ए शंभु, विकल्प बी धनपाल, विकल्प सी राम सिंह और विकल्प डी है कुशल लाभ। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अपभ्रंश के सर्वप्रधान अपभ्रंश के शंभु अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, ध्यान में रखिएगा। पर पंची शंभु इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न 169 का विकल्प ए शंभु इज राइट आंसर। धनपाल का भविष्य कहा इनकी रचना है। कुशल लाभ का बिल्कुल डोला मारू दोहा इनकी रचना है। राम सिंह का पाहुड़ दोहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 170 है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। विकल्प ए कवि विद्याधर, विकल्प बी श्रांगधर हैं, विकल्प सी धनपाल और विकल्प डी है जिन दत्त सूरी। तो देखिए उपदेश किसका रसायन वाला होता है? बोले सर अगर कोई जिन है और दत्त है तो जिन दत्त का उपदेश जो है क्या है? रसायन रास है, रसायन रास। तो बिल्कुल जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। ठीक है। सारंगधर का हमीर रासो है। और बात करें धनपाल का तो भविष्य कहा दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 170 का विकल्प डी जिन दत्त सूरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 171 है कि नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कह रहे हैं कि जो नवनाथ हैं उनमें से इनमें कौन नहीं है। ठीक है ना। बात करें नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है, अलवार की संख्या 12 है और नयनार की संख्या 63 है। सब डेटा आप दिमाग में रखिए, कभी कभी इनकी संख्या को लेकर भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना। तो नवनाथ कौन इसमें से नहीं है? बात करें अगर है ना बिल्कुल गोरख सिद्धांत के अनुसार तो नाथों की संख्या 9 है, हमने आपको बताया भी है ना। नवनाथ कौन से हैं? नागा जड़ हरिश्चंद्र कहावत, सत्य भीम गोरख मोहि भावत, चरपट जल में मलय अर्जुन, क्रम से नौ नाथ तुम गिन। ये 9 नाथ जो है क्रम से हैं कि नागा जड़ हरिश्चंद्र कहावत, सत्य भीम गोरख मोहि भावत,
चरपट जल में मलय अर्जुन, करम से नौ नाथ तुम गिन। तो देखिए, नागा जड़ हरिश्चंद्र कहावत, सत्य भीम गोरख मोहि भावत, है ना। चरपट जल में मलय अर्जुन, क्रम से नौ नाथ तुम गिन। ये नवनाथ हैं। और नवनाथों में देखा जाए विकल्प सी देवसेन नहीं आते हैं। देवसेन की एक रचना मिलती है श्रावकाचार, ध्यान में रखिएगा, जिसमें श्रावक धर्म का, श्रावक माने गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 171 का विकल्प सी देवसेन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 172 है कि रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं, यानी कि रणमल छंद जो काव्य है इसकी रचना किसने की है? विकल्प ए जगनिक ने, विकल्प बी मधुकर ने, विकल्प सी भट्ट केदार और विकल्प डी है श्रीधर ने। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रणमल छंद की रचना विकल्प डी श्रीधर इज राइट आंसर, है ना। रणमल छंद जो है श्रीधर ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। भट्ट केदार क्या करते हैं? भट्ट केदार तो जयचंद पर प्रकाश करते हैं। मधुकर क्या होती है? जयमंग जयचंद क्या मधुकर होती है। और जगनिक जगमिनिक निक है परमाल, है ना, परमाल रासो। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 173 है कि चंदन वाला रास किसकी रचना है? विकल्प ये बता रहे हैं कि मुनि जिन विजय की, विकल्प बी चंद्र बदाई की, विकल्प सी गोरखनाथ की, विकल्प डी है आसगु की। तो बिल्कुल चंदन बाला क्या करती है? आंसू बहाती है, आसगु, आसगु की रचना है। और गोरखनाथ का प्रसिद्ध आत्मबोध अभी आपने देखा है, चंद्रबरदाई जहाँ पे चंद है जहाँ पृथ्वी है ना, चंद्रमा के प्रदान से पृथ्वी पर राज करो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। प्रश्न संख्या 174 है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। विकल्प ये बता रहे हैं कि धर्मसूरी, विकल्प बी हेमचंद सूरी, विकल्प सी सालभद्र सूरी या विकल्प डी है जिन दत्त सूरी। तो बिल्कुल सही है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। जम्बू में लोग धर्म के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जम्बू स्वामी धर्मसूरी की रचना है। हेमचंद सूरी, हेमचंद, हेम जैसा क्या होना चाहिए? चरित्र होना चाहिए, तो कुमार पाल चरित्र, ठीक है ना, हेम जैसा चरित्र। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त देता है उपदेश रसायन रास। तो जिन दत्त का उपदेश क्या होता है? रसायन रास होता है। साली भद्र सूरी की साली बाहुबली होती है। तो पंच पांडव और भरतेश्वर बाहुबली रास, तो साली बाहुबली है और पंच पांडव चरित्र रास इनके द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 174 का विकल्प ये धर्मसूरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 175 है कि बीसल देव रासों का अंगिरस, है ना, बीसल देव रासों का अंगिरस क्या है? दिमाग में रखिए। विकल्प श्रृंगार, विकल्प वीर, विकल्प सी रौद्र और विकल्प डी है शांत। फिर वही प्रश्न आ गया, कैसे दिमाग में रखेंगे? तो हमने बताया था जितने भी रासो ग्रंथ हैं, सभी रासो ग्रंथों में श्रृंगार वाले जो हैं उनमें सनम कौन श्रृंगार करते हैं? बस दिमाग में रखिएगा कि सनम। सा से हमने बताया था सारंगधर की हमीर रासो, ना से नरपत नाल का बीसल देव रासो और माँ से मधुकर का जयमैंक जस चंद्रिका। तो देखिए यहाँ पर बीसल देव मिल गया, किसका? नरपत नाल का। तो दिमाग में रख लीजिएगा बीसल देव रासो इज राइट आंसर। क्या है? श्रृंगारिक है, बाकी सब वीर रस हैं, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 175 का विकल्प ए श्रृंगार इज राइट आंसर। ये दिमाग में रख लीजिएगा सनम को, है ना। अगर सनम आपने रख लिया कि सनम श्रृंगार करती है या सनम श्रृंगार करते हैं, भैया किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही इसको कहीं अन्यत्र ले जाइएगा, बस इसको याद करने के लिए है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि 175 का विकल्प ए श्रृंगार, है ना, किसमें है? बीसल देव में। आगे प्रश्न संख्या 176 है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? 12 मासा सबसे पहले किस में मिलेगा? विकल्प ए नेमराज नेमचर्यु में, विकल्प बी नेम चौपाई में, विकल्प सी है पौमचर्यु में, विकल्प डी है संदेश रासक में। तो देखिए 12 मास का वर्णन सबसे पहले संदेश रासक में मिलता है। और संदेश रासक क्या करता है? बोले रहम करता है। रहम से हो क्या? रहमान का है ना। और यही अब्दुल रहमान है जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 177 है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? अभी इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया। विकल्प ए देवसेन की, विकल्प बी बरुच की, विकल्प सी लक्ष्मीधर की, विकल्प डी है श्रीधर की। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि देवसेन किसकी? देवसेन की श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन की है। श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। बररुचि क्या है? प्रकृत प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीधर का है प्रकृत पैंगलम और प्रकृत पैंगलम पर टीका किया है बंसीधर ने। श्रीधर का रणमल छंद, ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को सही करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल श्रावक विकल्प ये देवसेन इज राइट आंसर। गोरखबाणी ग्रंथ के संपादक, देखिए लगभग 5वीं 6वीं बार ये प्रश्न आ गया है ना। इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब गोरखबाणी का संपादन किसने किया? गोरखनाथ ने तो खुद नहीं किया होगा। विकल्प बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी है रामनरेश त्रिपाठी। तो देखिए गोरखबाणी क्या है? बोले पीतम्बर बाणी, है ना। बस ये आप कह सकते हैं बड़बानी होती है, बड़ गोरख की बानी है ना, बड़बानी, बड़फार पीताम्बर बड़थवाल दिमाग में बैठा लीजिएगा।
आसानी से आधा हो जाएगा। गोरख की बड़वानी, बड़वानी बड़थवाल, बड़थवाल पीताम्बर दत्त, और यही पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं जिन्होंने हिंदी में सबसे पहले PhD की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 178 का विकल्प बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 179 है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे, ये पंक्तियां किसकी हैं? एक थाल मोती से भरी हो, चारों ओर थाली घिर रही हो, है ना, तो किसके पास होगी मोती से भरी थाली? विकल्प बता रहे हैं विद्यापति को, विकल्प बी खुसरू की, विकल्प सी कबीर, और विकल्प डी है जायसी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर थाली भर मोती मिल जाए तो भैया आप तो खुश हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। अमीर और खुश हो जाओगे तो अमीर और खुसरू, ध्यान में रखिएगा। कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास मैंने कुल 14 भागों में ले रखा है, और अगर आपको कवि और उनकी पंक्तियों की क्लास देखनी है, ट्रिक से है, विस्तृत रूप से है, तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास, या फिर हिंदी TGT PGT किसी भी प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो कौन बोले जिस एक थाल मोती से भरा हुआ मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, अमीर हो जाएगा? अमीर खुसरू की पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 180 है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? विकल्प ये कह रहे हैं कि इनमें शास्त्रीयता होती है, विकल्प बी कह रहे हैं कि यह मौखिक होता है, बिल्कुल सही है, विकल्प सी है यह परंपरा से प्रचलित रहता है, बिल्कुल सही है, और विकल्प डी है इसमें सहजता और स्वभावता होता है। तो यानी कि BCD है, बट विकल्प ए इसमें शास्त्रीयता होती है, ये नहीं है। तो प्रश्न संख्या 180 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 है कीर्तिलता किसकी कृति है? देखिए कीर्तिलता की बात आ गई। विकल्प ए विद्यापति, विकल्प बी मतीराम, विकल्प सी सेनापति, और विकल्प डी है केशव दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना। किसकी? विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने की है, और राजा कीर्ति सिंह कहाँ? तिरहुत के राजा थे, ध्यान में रखिएगा। और विद्यापति को ढेर सारी उपाधियाँ मिली हैं, है ना, मैथिल कोकिल, है ना, अभिनव कवि, जयदेव, रसावन, रसावधान, ठीक है ना, ढेर सारी उपाधियाँ इनको मिली हैं। मतीराम का रसराज, ललित ललाम बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। केशव की बात करें तो कप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सेनापति का जो है काव्य कल्प ध्रुव, ध्यान में रखिएगा, कविता रचनाकर इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 181 का विकल्प बी विद्यापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 182 है कि शंभुकृति पौमचरी की कथा किससे संबंध है? अब पौमचरी जो कथा है, इसी में अभी आपने देखा था कि सीता माता के बारे में कहा गया कि अग्नि परीक्षा करके, है ना, क्या हो गए थे? दीक्षित हो गए थे बुद्ध में। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा, किसकी वर्णन है पौमचरी में। विकल्प ये है कृष्ण कथा, विकल्प बी राम कथा, विकल्प सी बौद्ध कथा, विकल्प डी है शक्ति कथा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि पौमचरी में विकल्प बी राम कथा इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 183 है कि ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ढोला मारूरा लोहा कहाँ का है? तो बिल्कुल ये कह रहे हैं महाराष्ट्र का, बी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का, सी कह रहे हैं रचना राजस्थान का, और डी कह रहे हैं गुजरात का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ढोला मारूरा रूहा कवि कल्लोल की रचना है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें राजकुमार ढोल और राजकुमारी मरु का वर्णन किया गया है। तो मरु राजस्थान में मिलता है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की कथा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुशल राय ने इसमें कुछ और भी पद जोड़ दिया है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 183 का विकल्प सी राजस्थान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 184 है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव का विशेष प्रभाव, है ना, विकल्प ए कह रहे विद्यापति, विकल्प बी मीराबाई, विकल्प सी सूरदास, और विकल्प डी है चीत स्वामी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जयदेव का, है ना, जो गीत गोविंद है, इसका विशेष प्रभाव विद्यापति पर मिलता है। ठीक है ना, इन्हें हिंदी का जयदेव भी कहा जाता है, सब कुछ उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपने सही समझा, 84 विकल्प ए विद्यापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 185 है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? यानी कि जो आदिकाल की रचनाएं हैं, आदिकाल की जो साहित्य हैं, उसमें जो वीर रस की रचना है उसमें किस शैली का प्रयोग है? विकल्प ए डिंगल, विकल्प बी पिंगल, विकल्प सी कवित सवैया, विकल्प डी है दोहा चौपाई। तो देखिए जो वीर है उसमें डिंगल है, डींग को दरपुक्ति भी कहते हैं, और डिंगल में क्या होता है? अरा होता है, डिंगरा, यानी कि अपभ्रंश और राजस्थानी। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रजभाषा होता है, जिसे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यही प्रश्न बन जाता है कि डिंगल में, है ना, तो राजस्थानी
और अभ्रंश अभ्रंश राजस्थानी, पिंगल में अभ्रंश और ब्रजभाषा होता है। ठीक है ना, बिल्कुल 185 का विकल्प ए डिंगल इज राइट आंसर। और ये भी देखे होंगे जब कोई व्यक्ति वीर होता है ना तो वीरता के लोग डींग मारते हैं। डींग किसकी मारेंगे? वीरता की मारेंगे, बस दिमाग में रखिएगा। अब नहीं मारते हैं क्लू बना लीजिएगा, पहले लोग वीर में वीरता के लिए डींग मारते थे, डींग फॉर डिंगल। ठीक है, संख्या 186 है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? विकल्प भी बता रहे हैं सूरदास की रचना में, विकल्प बी भरतमुनि की, विकल्प सी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, विकल्प डी है तुलसीदास की रचना में। तो बिल्कुल अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग की बात की जाती है तो विकल्प सी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो प्रश्न संख्या 186 का विकल्प सी धारसेन द्वितीय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 187 है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। हमने बताया था कि प्रबंध करते की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है? तुंग हो जाता है। तुंग फार मेरुतुंग। तो विकल्प ये है जैनाचार्य मेरुतुंग, बिल्कुल यही सही है। विकल्प बी हेमचंद की बात करें तो हेम जैसा चरित्र होना चाहिए, कुमार पाल चरित्र, और हेमचंद का शब्दानुशासन। बल्बाचार और कालिदास के विषय में आप जानते ही हैं थोड़ी बहुत जानकारी, तो आगे भी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 187 का विकल्प ए जैनाचार्य मेरुतुंग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 188 है कि चंद्रप्रदाय की रचना है। विकल्प बता रहे हैं विशल देव रासो, विकल्प बी पृथ्वीराज रासो, विकल्प सी जयचंद्र प्रकाश और विकल्प डी है रणबल छंद। तो जहाँ पे चंद है वहाँ पे पृथ्वी है, जहाँ पे पृथ्वी वहाँ पे चंद है, और चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पे राज करो। बीसल देव बीस है, नर है, पति है, देव है, नरपति नाल बीसल देव रासो, ध्यान में रखिएगा। जयचंद्र प्रकाश करते हैं, जयचंद्र प्रकाश कौन करेगा? बिल्कुल केदार भट्ट केदार रणमल छंद श्रीधर का है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का, बीसल देव नरपतनाल का, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार रणमल छंद श्रीधर का है। ठीक है ना, फिलहाल 188 प्रश्न संख्या 188 का विकल्प देखा जाए बी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 189 है कि नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? विकल्प ए लल्लूलाल, विकल्प बी सदल मिश्र, विकल्प सी शिव प्रसाद सितारे हिंद और विकल्प डी है इंसा अल्लाह खां। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नाश कौन कर सकता है? हमने बताया था कि जो सदल होगा, सदल को आप कर लीजिएगा पगल, है ना। इन्हीं की सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासकेतोपाख्यान नामक जो है ग्रंथ की रचना की है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नासकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लल्लूलाल का प्रेम सागर है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी आपने देखा ही है, इतिहास निवर्नाशक इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 189 का नासकेतोपाख्यान विकल्प बी सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 190 है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो विकल्प बता रहे हैं कि प्रकृति में लिखी गई हैं, विकल्प बी बता रहे हैं पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, विकल्प सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, विकल्प डी है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत वही रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो प्रश्न संख्या 190 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 191 है कि घोर अंगारे चंद्रमणि ज्यों उज्जई करे, परम महासुख येड़ु करे, दुरई अशेष हरे। तो उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस से है, किस किस से है? अब महासुख किस किस से है इसको देखना है। तो भैया देखिए, महासुख की बात अगर की जाएगी तो प्रश्न संख्या 191 का विकल्प कह रहे हैं महासुख है, महासुख का तत्सम रूप है। विकल्प भी बता रहे हैं महासुख ब्रजानियों का परिभाषिक शब्द है। विकल्प सी कह रहे हैं प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, और विकल्प डी है महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 191 का विकल्प सी है ना, कि प्रज्ञा और योग में योग से महासुख की दशा संभव होती है, कि प्रज्ञा और योग के, है ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञा और योग के जो महासुख है इसकी दशा का इससे संभव है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 191 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 192 को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 192 है कि निम्नांकित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है ना। अब उनके रचनाओं के साथ मिलाना है तो बिल्कुल देखिएगा, नगर में वाहिरी डोगी, अब बहिरा मिल जाए तो कढ़ा को मिलाइए, कढ़ा को, बिल्कुल कढ़ा पा। अब कावा तरवर पंच बिलार अगर चल जाए तो देखे कावा तरवर पंच बिडाल है, कौआ हो तरवर हो पांच बिलार हो तो क्या करेंगे? लुई लुई करेंगे, लुई 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 करते हो ना, तो लुई पा, है ना। कड़ुआ बोली ना
है ना। कड़ुआ बोल पति से कड़ुआ ना बोलो, कड़ुआ बोलना कैसे, नरपति पति से नरपतनाल। और मेरा जुबना न मिल रहा भयो है ना भैया, किसी का जुबना न मिल रहा हो जाएगा तो भैया वो तो खुश हो जाएगा। खुश फार खुसरो की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो बी का दूसरा जहाँ पर होगा उसको मिलाना है ना। बी का दूसरा और दूसरे का पहला, एक का दूसरा दूसरे का पहला, एक का दूसरा और दूसरे का पहला, तो बिल्कुल विकल्प ए में ही दिख रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 193 है कि पृथ्वीराज राजस्व किस काल और रचनाकार की रचना है। यानी कि पृथ्वीराज राजस्व को जो देख रहे हैं किस काल की और इसके रचनाकार कौन है, बिल्कुल है ना। तो पृथ्वीराज राजस्व की बात अगर की जाए तो आदिकाल की रचना है और चंद्रवरदाई की है ना। यानी कि बी और ए, तो बी और ए है ना, बिल्कुल सही समझा, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 193 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 194 है कि विशल देव राजस्व के रचयिता हैं। 20 होता है कौन, बोले पति है, देव होता है ना, तो नरपति नाल इज राइट आंसर है ना। जगनिक की बात करें, जगनिक का परमाल राजस्व है, जग में निक है परमाल है ना। दलपत का किस दल के पद की विजय होती है, बोले जिसके सैनिक खूब मार करते हैं, खूब मारपीट करते हैं, और जहाँ पे चंद है वहाँ पे पृथ्वी होगा, चंद्रमा के प्रदान से पृथ्वी पर राज करो। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 195 है सिद्ध कवि सरपा की रचना है। बिल्कुल सही समझा, प्रकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का है, पवम चरु शंभू का है, दोहा कोश बिल्कुल आप सही पकड़ गए, सरपा इज राइट आंसर। और संदेश रासक है, संदेश जब मिलता है ना तो व्यक्ति को रहम आता है, रहम फार अब्दुल रहमान की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 195 का विकल्प सी दोहा कोश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 196 है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। यानी कि मैथिल कोकिल उपाधि किसकी है, विकल्प ए विद्यापति की, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प सी मलिक मोहम्मद जायसी और विकल्प डी है भूषण। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विद्या का पति विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। और मैथिल कोकिल इसलिए कहते हैं कि इनकी जो पदावली रचना है वो मैथिल भाषा में लिखी गई है, जिसमें राधा और कृष्ण के सांगारिक वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या बिल्कुल आपने सही समझा, 196 का विकल्प ए विद्यापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 197 है कि दोहा कोश किसकी रचना है, विकल्प ए शंभू का, तो शंभू की रचनाएं हैं परिपंची शंभू, पवम चरु, रेठड़ेम चरु, शंभू छांदस। दोहा कोश किसका है, सर का है, सरहपाद, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यही सरहपाद है जिन्हें राहुल संकृतान ने हिंदी का पहला कवि माना है, जिन्होंने सहजयान की स्थापना की है। पुष्पदंत, बिल्कुल पुष्पदंत, इसका दंत पुष्प जैसा बड़ा बड़ा दांत होगा तो भवभूत होगा, अभ्रंश का भवभूत है ना। और महाअड़य का जस, महापुराण जसहर चरियु और महाअड़य का जस, महापुराण अड़य कुमार चरियु और जसहर चरियु इनकी रचनाएं हैं। तो महाअड़य का जस देवसेन का श्रावकाचार्य इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल 197 का विकल्प बी सरहपादी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 198 है कि गोरख बानी का संपादन किसने किया है। देखिए भाई, फिर ये प्रश्न आ गया, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत महत्व का प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया है ना। और हमने बताया था गोरख की बानी बड़वानी बड़वानी बड़वानी, तो जहाँ पे बड़ देखिएगा बड़त्वाल, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। ठीक है ना, विकल्प बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी राहुल संकृतान, विकल्प सी है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल और विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो गोरख की बानी बड़े बड़वानी बड़फाड़ बड़त्वाल है ना। तो प्रश्न संख्या 198 का विकल्प सी पीताम्बर दत्त बड़त्वाल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 199 कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए संख्या वाला प्रश्न आ ही गया। ठीक है ना, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो अब सिद्धों के साथ साथ सबकी संख्या देख लीजिए। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, बात करें अलवार की संख्या 12, नैनार की संख्या 63। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 84 9 12 63, 84 9 9 84 12 63, 9 84 9 नाथ हैं, सिद्ध 84 हैं, 12 अलवार हैं और 63 नैनार हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ पहुंचेगा और किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध साहित्य सिद्धों की संख्या विकल्प सी 84 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 200 पूरे 200 है कि कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। इनमें एक रचना ऐसी है जो विद्यापति की नहीं है। विकल्प ए कीर्तिलता, विकल्प ए है कीर्तिपता का, विकल्प बी कीर्तिलता, विकल्प सी पदावली, विकल्प डी है गीत गोविंद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 200 का विकल्प डी गीत गोविंद जो है विद्यापति की रचना नहीं है बल्कि जयदेव की है, बल्कि गीत गोविंद का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा हुआ है ना। कीर्ति पताका की बात करें तो इनकी रचना अपर्याप्त है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है।
कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह जो कि तिरहुत के राजा थे, उनके आश्रय में रहकर इन्होंने किया था। पदावली में बिल्कुल मैथिली भाषा में लिखा है, राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन है। ठीक है ना, बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 200 का विकल्प डी गीत गोविंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 201 है बीसल देव रासो के रचनाकार, बीस होता है, देव होता है, कौन पति? तो बिल्कुल आपने सही समझा, नरपत नाल इज राइट आंसर। दलपत विजय का खुमार रासो, किसके दल के पद की विजय होती है? जिसके सैनिक खूब मार पार करेंगे, खूब मार खुमार रासो। जग में निक निक है परमार रासो। भट्ट केदार है ना, क्या करते हैं? जयचंद्र प्रकाश करते हैं, जयचंद्र प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 201 का विकल्प बी नरपत नाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 202 है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? विकल्प ए चित्तौड़गढ़ के, विकल्प बी बीकानेर के, विकल्प सी कुंभलगढ़ के, या विकल्प डी है रणथंभौर के। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पद्मावती में उल्लेख जो राजा रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 202 का विकल्प ए चित्तौड़गढ़ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 203 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें एक रचना तुलसी की है। विकल्प ए छप्पय रामायण, विकल्प बी बरवड़ रामायण, विकल्प सी है कड़खा रामायण, और विकल्प डी है रोला रामायण। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये सब तो बड़े अटपटे लग रहे हैं, लेकिन विकल्प बी बरवय रामायण इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो तुलसीदास जी की रचना है कि बरवय रामायण, और बरवय छंद में लिखा गया है, और बरवय छंद अर्धसम्मांतिक छंद है जिसमें 12 और 7 है ना क्रम से होता है। पहले में 12, फिर है ना दूसरे में 7, फिर तीसरे में 12, फिर चौथे में 7। ठीक है, तो बिल्कुल 12 7 19, बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 203 का विकल्प बी बरवय रामायण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 204 है कि कीर्तिलता की भाषा है। अब कीर्तिलता की भाषा क्या है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बता रहे हैं साहित्यिक अभ्रंश, विकल्प प्राकृत, विकल्प लोक भाषा, और विकल्प डी है अवहट्ट। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। तो प्रश्न संख्या 204 का विकल्प डी अवहट्ट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 205 है कि आदिकाल और भक्तकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? विकल्प ए जयदेव को, विकल्प बी विद्यापति को, विकल्प सी जायसी को, और विकल्प डी है जगनिक को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आदिकाल और भक्तकाल के बीच जो स्वर्णिम कड़ी है, विकल्प बी विद्यापति इज राइट आंसर। और एक क्लू बना लीजिएगा, हमेशा आपके लिए काम देगा। ठीक है ना, देखिए आदिकाल और भक्तकाल दोनों के बीच विद्या ही कड़ी होती है ना, हर चीज की कड़ी विद्या होती है। तो बस क्लू बना करके विद्यापति इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।